ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जी.बी. पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 71,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 171 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहां एक और 15 से 18 वर्ष के किशोर बढ़ चढ़कर टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं देश में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशनरी डोज भी दी जा रही है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संजय से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-23421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजय, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा स्थिति पर। आप कोविड को लेकर देश की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वर्तमान स्थिति तो काफी काबू में है और हर राज्य की अगर आप स्थिति देखें तो एवरेज 5% से नीचे की पॉजिटिविटी रेट आ चुकी है। और जहां यह संक्रमण शुरू हुआ, जैसे महाराष्ट्र है या दिल्ली है, वहां संक्रमण की दर 2 से नीचे चली गई है दिल्ली में, और मुंबई में तो आज मैं पढ़ रहा था करीब 1% के आसपास है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि तीसरी लहर के पीछे का सबसे जो मेजर वेरिएंट है जी, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ दोनों कम हुए हैं दोनों लहर के कंपैरिजन में। आज का डेथ का आंकड़ा मैं देख रहा था करीब 1000 या 1200 के आसपास था, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें कई डेथ इस तरह के भी हैं जो कि इंसिडेंटल हैं, जैसे पेशेंट किसी और चीज के लिए एडमिट हुआ, जैसे हार्ट अटैक के लिए या स्ट्रोक के लिए जी, और वो कोविड पॉजिटिव आ गया, तो हो सकता है पॉजिटिव ना हो, एक्सीडेंटल हो। तो ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ दोनों कम है और नंबर ऑफ केसेस जल्दी से डाउन हो रहे हैं और रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रही है। तो बड़ी अच्छी स्थिति है अभी, और लगता है कि ये स्थिति आने वाले समय में और भी बेहतर होगी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संजय, अगर हम देखें तो इसी तरह से बहुत सारी प्रक्रियाएं भी शुरू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्र पर जो लोग जा रहे हैं उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी? मतदान केंद्र पर जाने के पहले मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि एक स्टैगर्ड वे में जाए, मतलब एक साथ भीड़ लगा के ना जाए। जैसे एक फैमिली मेंबर अगर जाते हैं मतदान के लिए तो अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग टाइम पर जाएं, ताकि वहां भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि मतदान जहां पर हो रहा है वहां मतदान कर्मी हैं, मतदान अधिकारी हैं और जनता भी जाएगी वोटिंग करने के लिए। तो भीड़ भाड़ जितना कम होगा और जितना स्टैगर्ड होगा उतना बेहतर होगा। जी बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो कुछ और प्रक्रियाएं भी शुरू हो रही हैं। सीबीएसई की बात करेंगे, जो सेकंड टर्म बोर्ड एग्जाम्स हैं वो क्लास 10th और 12th के, वो भी अब ऑफलाइन मोड से होंगे 26 अप्रैल से। तो अब बच्चों को ऑफलाइन मोड से एग्जाम देना है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं उनके मन में हैं कि किस तरीके से सब होगा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं भी ऑफलाइन हुई थी जी, लेकिन उस समय कोविड बिल्कुल ही ना के बराबर था
और जैसे ही एग्जाम खत्म हुए, आपने देखा होगा ओमिक्रॉन मीडिएटेड एक थर्ड वेव आई जी। और अब ओमिक्रॉन का वेव भी धीरे धीरे कम होने के कगार पर है। तो मुझे लगता है कि परीक्षाएं समय पर होगी और जो भी विद्यार्थी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके माता पिता सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध यही है कि बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए और इसके लिए प्रेरित करें कि वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम दें, क्योंकि यही फ्यूचर है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब कोविड काफी चरम पर था तो हुआ, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम ही फ्यूचर है और उसकी तैयारी करें, उससे घबराएं ना। अभी आपके पास समय है, 2-3 महीने का टाइम है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो अब बच्चे भी पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं और बहुत सारे अगर राज्यों में हम देखें तो काफी जगह नाइट कर्फ्यू जो है उसे भी हटाया गया है। और अगर हम बात करें तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और इस बीच डॉक्टर संजय, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और चलते हैं शहर तहजीब लखनऊ, जहां से मोहम्मद आरिफ जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। आरिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत सर शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी इनायत है सर। जी बताएं आरिफ साहब, क्या जानना चाहते हैं? मेरी तरफ से और डॉक्टर साहब को हमारा नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, हमारा मतलब बहुत ही एक मतलब छोटा सा सवाल ये है, जैसे कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन जो चला हुआ नया वायरस, इन दोनों वायरसों में चेंज क्या है, फर्क क्या है, और इन दोनों मतलब वायरस से हम लोगों को खतरा किस वायरस से ज्यादा है, इसके बारे में जरा रोशनी डालने से। जी डॉक्टर संजय। जी, तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब होता है कि वायरस के अलग अलग प्रकार होते हैं और वह प्रकार जैसे जैसे वायरस में म्यूटेशन होता है तो उसके अलग अलग रूप होते हैं और उस रूप को एक नाम दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा शुरू में जो 2020 में जो एपिडेमिक का पहला वेव आया था उसमें अल्फा वेरिएंट था और लास्ट ईयर जो वेव आया था वो डेल्टा वेरिएंट था और ये वाला वेव जो आया था दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो वायरस वही है, उसका रूप अलग है। जी, और बड़ा चलते हैं और महेश शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत महेश जी आपका कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है जी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, हमें अब क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि कल को हमारे यहाँ इलेक्शन भी है। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, लोगों को कुछ चिंताएं भी हैं। हालांकि अगर हम देखें तो इसको लेकर सरकार ने और चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी करी हुई है मुस्तैदी से, और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरी तरह से लागू किया हुआ है और उसको ही ध्यान में रखते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं। क्या और ज्यादा सावधानी बतौर मतदाता ये लें? देखिए, अभी मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया था कि भीड़ भाड़ न करें और जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो अलग अलग समय पर मतदान के लिए जाएं और स्टैगरिंग रखें, वहां पर एक समय में बहुत ज्यादा भीड़ न करें और जो भी मतदान अधिकारी हैं उनसे पूरा सहयोग करें ताकि वहां पर बहुत ज्यादा क्राउडेड ना हो और मतदान जैसे ही करने जाएं, आपका अगर मतदान हो गया तो वहां से इमीडिएटली बाहर आ जाए। जी, और इस बीच हरमेश जी जुड़ गए हैं फतेहगढ़ से। हेलो हरमेश जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। फतेहगढ़ साहिब से बोल रहे हैं हरमेश जी, क्या जानना चाहते हैं बताएं। हाँ जी धन्यवाद जी आपका। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पिंड संगतपुर, गांव संगतपुर, सोडिया, जिला फतेहगढ़ साहब सरहद के पास से बोल रहा हूँ जी। जी हमारा सवाल ये है, हमने दोनों टीके तो पहले लगा लिए, 16 अप्रैल को हमने दूसरा टीका लगाया था। इस 16 को हमारे 10 महीने हो जाने, 10 मास को हो जाने लगे को टीका जी। तो हमारी बेनती ये है कि हमको पिछले अपना
12 जनवरी को हमको बुखार हुआ था, सिर्फ एक दिन। फिर हमको कमजोरी रही शरीर में कम से कम भी 10 दिन। फिर अभी टीका जो बूस्टर डोज हम लगा सकते हैं? जी डॉक्टर संजय, बूस्टर डोज क्या ये लगवा सकते हैं, जानना चाहते हैं। 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इन्हें, क्या कहेंगे? इनकी उम्र क्या है? जी बिल्कुल, उम्र इन्होंने अभी बताई नहीं और अभी फिलहाल जो है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बार जो बूस्टर डोज को लेकर लोगों को के अंदर जो है प्रिकॉशनरी डोज को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लोगों को लगता है कि शायद 10 महीने हमारे पूरे हो गए हैं तो हम एलिजिबल हैं, तो इसके बारे में आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। जी 52 साल उम्र है इनकी। जी बता रहे हैं 52 साल उम्र है। ओके, तो अभी भारत सरकार ने जो बूस्टर डोज कह लीजिए या प्रायोरिटी डोज कह लीजिए, उसकी जो घोषणा हुई थी वो 2 तरह के लोगों के लिए हुई है। एक या तो हेल्थ वर्कर हैं या फ्रंट लाइन वर्कर हैं, दूसरे या तो 60 से ऊपर हैं और 60 के ऊपर उनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी है। तो अगर दोनों क्राइटेरिया देखें और अगर हेल्थ वर्कर नहीं है तो अभी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो इन्हें अपनी पारी का इंतजार करना चाहिए। और अगर हेल्थ वर्कर हैं तो जरूर बूस्टर लेना चाहिए, और अगर नहीं है तो इनको वेट करना चाहिए भारत सरकार के आगे आने वाले दिशा निर्देशों का। जी, और लोनी से मोहम्मद यामीन जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, लोनी गाजियाबाद से। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी। सबको भी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी जिला गाजियाबाद। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि वायरस का आजकल काफी कम हो गया है, जैसा कि देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो इसमें डेल्टा का असर ज्यादा है या आजकल या ओमिक्रॉन का ज्यादा है, थोड़ा ये बताएं। जी डॉक्टर संजय, ओमिक्रॉन का कितना असर है, क्या डेल्टा के भी केसेस इसमें शामिल हैं? देखिए, अभी तो जो ये वाली 3rd वेव आई है, इसमें ओमिक्रॉन के केसेस ही ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, 90 to 95%। इवन इंडिया में भी जो जेनोमिक स्टडी हुई है उसमें भी यही बात आई है कि 85 to 90% ओमिक्रॉन के केसेस हैं। और ये भी देखा गया है कई रिसर्च में कि ओमिक्रॉन धीरे धीरे डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि डेल्टा पूरी तरह से चला गया है, बीच में डेल्टा के केसेस भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। जी बिल्कुल, तो ज्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप हमारे स्टूडियो के नंबर दिल्ली का कोड 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं कुलदीप शर्मा, संगरूर, पंजाब से। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हाँ जी सर, मेरा एक तो सवाल है, एक सोशल मीडिया पर मैंने देखा था स्पुतनिक सिंगल डोज वैक्सीन आई है, थोड़ा उसके बारे में डिफाइन करिए जी। और दूसरा जो पंजाब में इलेक्शन है जी, इलेक्शन इंडोर होगा सर, और वहाँ कंजेशन बढ़ेगी जी। जो बाहर वाले लोग आएंगे वो तो चलो फासला रख लेंगे, लेकिन जो अंदर स्टाफ बैठा होगा वो तो हर तरह के बंदे कांटेक्ट में आएंगे। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि ओपन में मतलब पोलिंग हो जाए, जहाँ सोलर की जो किरणें लगेंगी, सोलर स्टरलाइजेशन होगा, क्रॉस वेंटिलेशन होगा, कोई इस तरह का बेनिफिट मिलेगा जी डॉक्टर संजय? जैसे एक गांव में मोस्टली 9 वार्ड होते हैं, उनकी डिवीजन बना के 3-3 वार्ड का टाइम बना ले, जैसे 3 घंटे 3 वार्ड, 3 घंटे अगले नेक्स्ट 3 और उसके नेक्स्ट 3, इस तरह मतलब फ्रीक्वेंटली लोग जाते रहेंगे, भीड़ में ओवरक्राउड नहीं होगा। जी जी। तो आप इस तरह की गाइडलाइन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दीजिए सर, क्योंकि वो तो नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो तो अपने हिसाब से गाइडलाइन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया है। डॉक्टर संजय, आपने भी अभी ये कहा कि कल जैसे मतदान है तो लोग किस तरीके से जाएं, क्या वो सावधानियां लें, तो काफी कुछ इन्होंने भी उसी बात को कहा। और अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग जो है वो सारी चीजें उसी तरीके से, उस प्रोटोकॉल को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से सब चीजें कर रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर संजय? जी बिल्कुल, भारत सरकार या चुनाव आयोग
जब भी इस तरह के चुनाव आयोजित करता है तो सबके फीडबैक लेता है और मीटिंग्स होती हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री से मीटिंग होती है, होम मिनिस्ट्री से मीटिंग होती है, और उसके बाद ही गाइडलाइन बनते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने भी कई सारे रैलियों पे पाबंदियां लगाई थी, जिसमें अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। तो इस तरह के जो भी दिशा निर्देश हैं या जो भी गाइडलाइंस हैं या चुनाव आयोग का काम है और वो अपना काम बखूबी कर रहा है। लेकिन जनता को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि जब वो वोटिंग के लिए जाएं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करें। जी, और इन्होंने पूछा है स्पुतनिक की जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये तो अभी शायद भारत में उपलब्ध नहीं है डॉक्टर। अभी इसको एक अप्रूवल मिला है, लेकिन अभी तक ये रिकमेंडेड नहीं हुआ है भारत सरकार की तरफ से। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये रिकमेंडेड हो जाए, लेकिन अभी इसके लिए आगे आने वाले दिशा निर्देशों का इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल, और स्पुतनिक की जो डबल डोज है वो उपलब्ध है, उसको लोग लगवा सकते हैं। और इस बीच हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक जी। हेलो अशोक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं? धन्यवाद सर। हाँ, ये हमारा सवाल ये है कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद जो नया वायरस आया हुआ है, तो इससे क्या मतलब खतरा अभी भी बना हुआ है वैक्सीन लगाने के बाद? जी डॉक्टर संजय, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है कि जब हम लोग बड़े उससे कहते हैं कि आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड, लेकिन क्या खतरा उन्हें भी है? देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन इन्फेक्शन से रोकने की 100% गारंटी नहीं देता है, लेकिन वैक्सीनेशन से डिजीज की सीवियरिटी कम होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, डेथ्स कम होती है। और आपने देखा होगा कि दूसरी वेव हो या तीसरी वेव हो, जो भी वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन थी उसमें हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ दोनों कम हुई। तो यह बहुत ही क्लियर है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। हाँ, एफिकेसी का एक रेंज हो सकता है, लेकिन 100% इन्फेक्शन से रोकने से की गारंटी आज तक किसी भी वैक्सीन में उपलब्ध नहीं है। तो हमें वैक्सीनेशन इसलिए कराना चाहिए कि अगर हमें मान लीजिए कोविड हो भी जाता है तो माइल्ड होगा, लेस सीवियर होगा, डेथ के चांसेस बहुत कम होंगे और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बहुत कम होंगे। जी, और दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मवीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धर्मवीर जी नमस्कार, स्वागत है। सिद्धार्थ जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब हमने बहुत बचाव कर दिया, ध्यान कर दिए, डॉक्टर साहब आप अब अपने हथियार बनाने शुरू करे नहीं करे इस वायरस के ऊपर? और ये पूछना चाहूंगा, पहले 84 दिन का टाइम था, आपके कट गया। जी धर्मवीर जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो हम समझ पाए हैं डॉक्टर संजय ये जानना चाहते हैं कि हथियार से इनका मतलब ये है कि क्या हमने अब इसको लेकर कोई मेडिसिन या कोई दवा बनाई है या नहीं? देखिए, आपने देखा होगा कि 2 गोलियां पूरी दुनिया में आई थी पिछले 1.5-2 महीने की बात करें, और उसमें से एक गोली तो भारत में उपलब्ध भी है और रिकमेंडेड अभी नहीं है कि सबको लेने की जरूरत है, लेकिन हाँ उपलब्ध है और डॉक्टर के परामर्श से उसे लिया जा सकता है। लेकिन गोली की जरूरत सबको नहीं है, और कई बार हमने भी देखा कि लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपस में सलाह मशवरा करके अपनी मर्जी से उसकी जरूरत हो या ना हो गोली ले रहे थे। ये गलत है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक हैं तो सिंपल जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, अगर आपको आगे एडवांस की ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप जरूर अपने चिकित्सक से सलाह करें, और अगर आपको जरूरत है एंटीवायरल मेडिकेशन देने की तो आप डॉक्टर की सलाह से ही लें।
जी। और डॉक्टर संजय, चूंकि इस बार जो कोविड हो रहा है इसमें थ्रोट इन्फेक्शन एक बड़ा कॉमन देखा जा रहा है और लोगों को कफ की भी शिकायत रहती है और कुछ लोग प्रिकॉशनरी भी एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन इस तरह की एंटीबायोटिक्स की बात करें तो क्या एक वायरल इन्फेक्शन में इनिशियल स्टेज में एक एंटीबायोटिक का क्या रोल होता है? देखिए, वायरल इन्फेक्शन में या कोई भी सोर थ्रोट में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आप अपने डॉक्टर से जाके पास जाते हैं और आपका डॉक्टर उचित समझता है, कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं जी, तो उस कंडीशन में अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है तो आपको डॉक्टर आपकी सलाह देगा, लेकिन उसका मिसयूज करना बिल्कुल ही गलत है। हमने देखा है कि मरीज को पहले दिन सर्दी जुकाम हुआ, स्नीजिंग हुई और एंटीबायोटिक चालू कर दिया, तो यह सरासर गलत है। इससे अननेसेसरी ड्रग रेसिस्टेंस बढ़ता है और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो आप एंटीबायोटिक का बिल्कुल मिसयूज न करें और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। जी। और हमारे एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि जब तक डॉक्टर कुछ और दवाएं नहीं देता, क्योंकि नॉर्मल इस बार ओमिक्रॉन के सिम्टम्स जिन लोगों में काफी लाइट हुए तो वो खाली अगर उनसे कहा गया कि पैरासीटामोल आप ले सकते हैं अगर आपका फीवर 100 से ऊपर है और इसके बाद एक माइल्ड होके ये ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी लहर को देखकर लोगों के मन में इतना भय है कि वो बाकी सारी चीजें भी शुरुआत कर देते हैं दवाओं की, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो जिंक की अगर हम बात करें, जैसे लास्ट के कोविड लहर में इसका काफी उपयोग हुआ, तो उन चीजों की इस वाले लहर में कितना डिफरेंट है? देखिए, मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि कोविड से ज्यादा खतरा एंजाइटी और पैनिक से है। कि कोविड हो गया, हम कोविड पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुनिया खत्म हो गई। 99% पेशेंट इस वाले वेव में, थर्ड वेव में तो उन्हें या तो माइल्ड सिम्टम था या कोई सिम्टम ही नहीं था। आप पूरे देश का डेटा देखें तो अराउंड 85 to 90% पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं था। जी। तो जस्ट कोविड पॉजिटिव हो जाने से एंजाइटी क्रिएट करना और पैनिक क्रिएट करना और तरह तरह की एंटीबायोटिक लेना, एंटीवायरल लेना, यह बिल्कुल उचित नहीं है और यह उसके साइड इफेक्ट्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जहां तक जिंक के मल्टीविटामिन या जो भी ट्रीटमेंट जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, उसके फेवर में कोई ऐसा कुछ भी क्लियर एविडेंस नहीं है कि जिंक से या मल्टीविटामिन से या एंटीऑक्सीडेंट से बेनिफिट होता है। हाँ, भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइन इशू किए हैं कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट से अगर आपको बुखार होता है माइल्ड तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको परसिस्टेंट फीवर रहता है, परसिस्टेंट कफ रहता है, तो आप जरूर डॉक्टर से सलाह लें और अगर डॉक्टर उचित समझेगा तो उसमें एंटीवायरल, एंटीबायोटिक जिसकी भी जरूरत होगी आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र थाने से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। गुरुनाथ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो तीसरी लहर है सर, जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी तेजी से नीचे भी आ रही है जी। तो सर क्या मतलब लोग अभी जागरूक हुए हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ ट्रेनों में, बसों में या पब्लिक प्लेस में लोग 99% तो मास्क तो लगाए रहे रहते हैं, तो ये एक कारगर हथियार है। और जो वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ है अच्छी तरह जी सर, ये इसका परिणाम है। थैंक यू सर। जी, डॉक्टर संजय जानना चाह रहे हैं कि क्या हमने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, वैक्सीनेशन हुआ, इन सब का परिणाम है कि जिस तरह से ये पीक, हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड वेव की एक पीक आई और उसके बाद अब डाउनवर्ड ट्रेंड सामने आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सुखद लक्षण है। जैसे आप देखें फर्स्ट वेव में करीब करीब पूरा 2020 निकल गया और सेकेंड वेव में आप देखें तो करीब 4 से 6 महीने बहुत ही बुरे बीते पिछले साल। तो थर्ड वेव उसके कंपैरिजन में आप देखिए तो जनवरी दिसंबर लास्ट वीक से चालू हुआ और फरवरी आते आते ऑलमोस्ट अभी हम बिगिनिंग ऑफ फरवरी में हैं और वेव ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार ना तो पब्लिक को और न ही
हेल्थ सिस्टम पे या नहीं इकोनॉमी पे कोई इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आप देखें, इंडस्ट्री चल रही थी, कल कारखाने चल रहे थे। दिल्ली में मेट्रो में थोड़े रिस्ट्रिक्शन थे, बाद में उसे भी हटा लिया गया, लेकिन मुंबई में लोकल ट्रेनें चल रही थी, कई जगह तो स्कूल कॉलेज भी चल रहे थे। तो मिला जुलाकर ये कह सकते हैं कि काफी पटरी पर थी जिंदगी जी। तो यह एक बहुत ही सुखद लक्षण है और इसके पीछे हम यह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल वैक्सीनेशन का है और जिसकी वजह से हम काफी हद तक अपने आप को तीसरी लहर से बचाने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल। और हरियाणा का रुख करते हैं, भिवाड़ी से रामानंद जी जुड़ गए हैं। रामानंद जी नमस्कार। ऐसा डॉक्टर जैसे को जो है सेकेंड डोज जो है हमारी एडवाइज जो कह रहे हैं भाई आप थर्ड डोज जो है ले सकते हैं, तो कितने दिन तक ले सकते हैं? जैसे अब फरवरी का महीना था तो मार्च अप्रैल मई जून, तो अब ये बताइए कि कितने दिन तक ले सकते हैं? सेकेंड डोज कितने दिनों बाद ले सकते हैं, ये जानना चाहते हैं आप? जी रामानंद जी को ये पूछना है कि आप जो फर्स्ट डोज के बाद जो सेकेंड डोज का गैप है, अगर डॉक्टर संजय हम जो 2 मेन वैक्सीन इस समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों की आप बता दीजिए कि फर्स्ट और सेकेंड गैप कितना रहना है दोनों डोजेस में? देखिए, अगर कोवैक्सीन लिया है तो 4 वीक्स का गैप, और अगर कोविशील्ड लिया है तो मिनिमम 3 मंथ्स का गैप या 12 वीक्स कह लीजिए। लेकिन अगर आपको इस बीच में कोविड हो गया तो 3 महीने का और गैप, तो इसको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपका आगे का वैक्सीनेशन करना है। जी बिल्कुल। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनको पहले कोविड हो चुका है लेकिन दोबारा जो है उनको हो गया है, तो क्या एक बार हो जाने के बाद दोबारा कोविड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आरएनए वायरस है और रेस्पिरेटरी वायरस है, और इसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है। जब भी नया म्यूटेट आता है या पुरानी इम्यूनिटी को कई बार इन्वेट कर जाता है। जैसे आपने देखा होगा ओमिक्रॉन में ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस था और इम्यूनिटी को काफी ज्यादा इन्वेसिव था। तो हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि जिसमें भी सेकंड इन्फेक्शन होता है उसको पहले इन्फेक्शन की तुलना में माइल्ड होता है। तो री इन्फेक्शन कोई ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, री इन्फेक्शन इज कॉमन। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही उपदेश देना चाहता हूं कि 2 साल हमने कोविड को काफी अच्छे से मुकाबला किया है और हम कोविड को हराने के कगार पर हैं। और आपने देखा होगा कि थर्ड जो वेव आई, इसमें हमने काफी हद तक कोविड को हराने में कामयाब रहे, और इसका बहुत सारा श्रेय हम ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन इतनी मात्रा में हुई है, काफी तेजी से हुई है। तो अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आप जरूर लें। अगर आपका सेकेंड डोज अगर ड्यू है तो उसे जरूर लें, और अगर आपके बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं तो भी लें, और अगर आपने प्रायोरिटी डोज के लिए एलिजिबल हैं, अभी तक आपने नहीं लगवाया है, 9 महीने बीत चुके हैं, तो जरूर से लगवाएं। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी नमस्कार। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजय ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जी.बी. पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।